दोपहर का खाना खाकर सविता जी कुछ देर आराम करने के लिए लेटी ही थी कि डोरबेल की आवाज़ सुनकर उनको फिर से उठना पड़ा। दरवाज़ा खोला तो देखा कि पोस्टमैन डाक लिए खड़ा था। डाक लेकर अंदर आई। पहले तो वे सारी चिट्ठियाँ अपने पलंग के पास रखी टेबल पर डालकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। पर एक बार नींद में खलल पड़ने के बाद वापस नींद आना इतना आसान नहीं था। वो उठकर बैठ गई। पास रखी डाक उठाकर देखी तो उसमें दो पत्र नजर आए। एक लिफाफे पर उनका पता टाइप किया हुआ था। कोने में प्रेषक के नाम पर सौरभ का नाम देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। सौरभ के दिल्ली जाने के बाद आज पहली बार उसका पत्र मिला था। पत्र लिखना तो दूर, वो तो कभी फोन पर भी अपनी माँ के हालचाल तक नहीं पूछता था। इतने समय बाद बेटे को माँ की याद कैसे आई? इसी उत्सुकता के कारण उन्होंने झटपट अपने बेटे सौरभ का पत्र खोला। सौरभ ने दो चार औपचारिक बातें लिखने के बाद अपने पत्र लिखने के मूल उद्देश्य पर आते हुए लिखा था। माँ, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरा बिजनेस आजकल बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी इस क्षेत्र में बहुत स्कोप है। इसीलिए मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे एक बड़ी अच्छी ऑफिस खरीदनी होगी। माँ, आप तो जानती हैं कि किसी भी मेट्रो सिटी में एक छोटी सी दुकान खरीदना भी कितना मुश्किल होता है। हालांकि मेरी कमाई अच्छी है, पर मैं अपने बिजनेस के मुनाफे को तो अपना बिजनेस बढ़ाने में लगा देता हूँ। अब मुझे ऑफिस खरीदने के लिए रुपयों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसके लिए एक योजना मेरे दिमाग में आई है कि क्यों न हम अपना कोटा का मकान बेचकर रकम का इंतज़ाम करें। फिलहाल तो आप वहाँ रहती हैं, पर आपके बाद तो उस घर पर हम दोनों भाइयों का ही हक होगा। पर हमारा वहाँ आकर बसने का कोई इरादा नहीं है। वैसे तो आप जब तक चाहती वहाँ रहती, लेकिन मुझे ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है तो अब ये मकान बेचना ही पड़ेगा। मैंने इस बारे में गौरव भैया से भी लंदन बात की थी। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि उनकी भारत लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। वे लंदन में ही अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं और उनको आपकी किसी भी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपना हिस्सा भी मेरे नाम कानूनी तौर पर कर दिया है। इस तरह गौरव भैया की ओर से तो हमें कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। अब बस सब कुछ आपको ही तय करना है। आप अकेली वहाँ रहकर क्या करेंगी? इससे बेहतर होगा कि आप हमारे पास ही शिफ्ट हो जाइए। वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसे हालात में आपका वहाँ अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पिछली बार पापा के निधन के समय मैं वहाँ आया था तो मेरी अपने पड़ोसी शर्मा अंकल से इस बारे में बात हुई थी। वो हमारे मकान को खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड लगे। इसके लिए वो अच्छी कीमत देने को भी तैयार हैं। पर क्योंकि ये मकान आपके नाम पर है, इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपके साइन होने हैं। मैंने दिल्ली में ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, जिनको इस पत्र के साथ आपको भेज रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ निशान लगे हैं वहाँ साइन करके मुझे जल्दी ही सारे पेपर्स भेज दें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बारे में कोई लापरवाही नहीं करेंगी और मुझे बिना देरी किए अपने साइन करके पेपर्स भेज देंगी। शेष कुशल, आपका बेटा सौरभ। सौरभ का पत्र पढ़कर वो हैरान सी हो गई थी। कभी पत्र को तो कभी उसके भेजे डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी। बिना उनके सलाह मशविरा किए अपनी ओर से तो सौरभ ने सब कुछ तय कर डाला था। गनीमत थी कि मकान उनके नाम पर था, वरना वो तो शायद मकान का सौदा भी अपने आप ही करके उनको सूचना भर दे देता। सौरभ को उनके अकेलेपन और सेहत की चिंता भी अभी अभी ही होने लगी थी, वरना पिछले वर्षों में वो कितनी बार उसको अपनी पत्नी और बच्ची के साथ कुछ समय अपने पास बिताने का आग्रह कर चुकी थी, लेकिन उसको कभी टाइम ही नहीं था। ना ही उसने कभी ये कहा कि माँ, आप यहाँ आ जाओ। सौरभ का पत्र खोलने से पहले उसका पत्र पाने का जो सुखद उत्साह उनमें था, वो पत्र पढ़कर काफूर हो गया। मन में एक अजीब सी कड़वाहट का एहसास हो रहा था। वो सोच रही थी कि आजकल की पीढ़ी कितनी खुदगर्ज और सिर्फ अपना ही फायदा सोचने वाली हो गई है। हालांकि रागिनी भी उनकी संतान है, पर सौरभ ने उनकी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी को शायद जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। सौरभ का पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने जब दूसरा पत्र उठाया
तो उस पर लिखी रागिनी के हाथ की लिखावट को पहचानने में वो कैसे भूल कर सकती थी। वैसे भी रागिनी से तो उनका पत्राचार चलता ही रहता था। रागिनी ने क्या लिखा होगा, इस उत्सुकता से उन्होंने उसका पत्र भी खोला। रागिनी ने लिखा था, पूज्य माँ, इस बार पत्र देने में देर हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप जानती हैं कि नए अस्पताल की व्यवस्थाओं में समय का पता ही नहीं चलता। माँ, जैसा कि मैंने बताया था, रोहित और मैंने मिलकर अपने अस्पताल के पास एक नया अनाथाश्रम खोलने की योजना बनाई थी, जहाँ बेसहारा और अनाथ बच्चों की देखभाल की जा सके। हमारे नए अनाथाश्रम पालना का निर्माण काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और अगर काम इसी रफ्तार से चलता रहा तो हम अगले महीने 15 अगस्त को इसका उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर आपका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको अभी से खबर कर दी है ताकि आप तैयारी कर सकें। पालना का शुभारंभ आपके हाथों से ही होगा, इसीलिए आपका न आना बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। माँ, पिछले 27 सालों में आपने मुझे जो प्यार, स्नेह और सहारा दिया है, उसके लिए मैं आजीवन आपकी कर्जदार रहूंगी। आपने मुझे अपनाकर मुझ पर जो उपकार किया है, उसके लिए मेरा मन आपके प्रति हमेशा एहसानमंद रहेगा। मेरी बहुत सालों से इच्छा थी कि मैं भी किसी अनाथ को सहारा दे सकूं, जैसे आपने मुझे दिया। जिस दिन आपके हाथों से पालना का शुभारंभ होगा, वो दिन मेरे जीवन का सबसे खास दिन होगा। आपके 65वें जन्मदिन पर रोहित और मेरी तरफ से ये एक छोटा सा उपहार है। अब तो बस हमें आपके आने का इंतज़ार है। कृपया निराश मत करिएगा। रागिनी के पत्र के अपने पन्ने उन्हें भीतर तक भावुक कर दिया। उनके सामने एक और सौरभ का पत्र था, जिसमें सिर्फ अपने हक और अधिकारों की बात लिखी गई थी। अपने दोनों बेटों की अच्छी से अच्छी परवरिश के लिए उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। अच्छी से अच्छी स्कूल में भेजा, उनको जीवन की हर सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाईं, पर उनके बच्चों ने ये समझकर कि ये तो हर माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति फर्ज होता है, कभी अपने माता पिता की भावनाओं को महत्व नहीं दिया। दूसरी ओर रागिनी का पत्र था। पत्र के हर शब्द में उनके प्रति उसकी श्रद्धा और आदर के भाव थे। रागिनी ने उनको इतना सम्मान दिया था कि उसके पत्र को पढ़कर एक बार तो वो सौरभ के पत्र से मिले दुख और दर्द को भी भूल गईं। आज अपने अतीत के पन्ने पलटने का उनका बहुत मन हो रहा था। पिछले कुछ सालों में जीवन में कितना कुछ घट गया था। रागिनी का आगमन उनके जीवन में अचानक से हुआ था। उन दिनों वे सरकारी अस्पताल में महिला रोग चिकित्सक के रूप में काम करती थी। उन्हीं दिनों रमा से उनका फिर से मिलना हुआ। बचपन में रमा और वो एक ही मोहल्ले में रहने के कारण एक दूसरे को जानती थी। रमा उनसे उम्र में 7-8 साल छोटी होने के कारण उससे उनकी दोस्ती तो नहीं थी, फिर भी दोनों परिवारों के बीच अच्छे रिश्ते थे। राजेश जी से शादी होने के बाद सविता तो कोटा आ गई थी। बाद में रमा की शादी कहाँ हुई उन्हें पता नहीं चल पाया। उस दिन कई सालों के बाद अचानक एक मरीज के रूप में रमा जब उनके पास आई तो एक बार तो वो उसे पहचान ही नहीं पाई। वो सुंदर नाजुक सी लड़की पिछले 10 सालों में कितनी बदल गई। रमा ने भी शायद उम्मीद नहीं की थी कि उसकी जांच करने वाली डॉक्टर उसकी परिचित ही निकलेंगी। कुछ पल के लिए दोनों ही एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करती रहीं। बाद में रमा से बात करने के बाद उन्हें सब कुछ याद हो आया। उस समय रमा को चौथा महीना चल रहा था। वो बहुत कमज़ोर और एनीमिक लग रही थी। रमा से ही पता चला कि पिछले 4 सालों में 2 बेटियों को जन्म देने के अलावा उसका एक बार पांव फिसलकर गिर जाने से अबॉर्शन हो चुका था। इतने कम अंतराल पर वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। रमा के चेहरे की घबराहट देखकर उन्होंने जब उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बताया कि 2 बेटियों को जन्म देने के कारण उसके पति और सास उस पर बहुत जुल्म ढा रहे हैं। इस बार तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर उसने फिर से बेटी को जन्म दिया तो वे लोग उसको घर से ही निकाल देंगे। रमा की दर्द भरी दास्तान को सुनकर वो सोच में डूब गई थी। रमा बार बार उनसे विनती कर रही थी कि वे उसका गर्भपात कर दें, ताकि अगर उसके गर्भ में इस बार भी लड़की हुई तो उसकी सास और पति
उसे कतई माफ़ नहीं करेंगे। रमा की बात सुनकर वो गंभीर हो गईं, पर उसकी जांच करने से पहले वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। उन्होंने रमा का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद उसे साफ कह दिया था कि उसका 18 सप्ताहों का गर्भ होने के कारण उसका इस हालत में गर्भपात करना उसके लिए जानलेवा हो सकता था। उन दिनों सोनोग्राफी का भी कोई खास प्रचलन नहीं था, जिससे उसकी अंदरूनी हालत की जांच हो पाती। सविता जी ने रमा को समझाना चाहा कि अगर उसके पति और सास उस पर बेटा पैदा करने के लिए मानसिक रूप से इतना दबाव डाल रहे हैं, तो वो लास्ट बार एक चांस और ले ले। हो सकता है इस बार उसके बेटा हो। पहले तो रमा पर उनकी बातों का खास असर नहीं हुआ। वो बार बार एक ही रट लगाई जा रही थी कि वो उसका अबॉर्शन कर दे। पर जब उन्होंने उसकी बात को मानने से साफ इनकार कर दिया और उसे देर तक समझाया, तो वो कुछ सहज हुई। उन्होंने उससे ये भी कहा था कि कोई तकलीफ हो तो वो बेझिझक उनके पास आ जाए। उन्होंने अपने पास से रमा को ज़रूरी दवाएं और टॉनिक भी दिए और उसे समझाया कि वो अपने खान पान का खास ध्यान रखे। उसके बाद रमा समय समय पर उनके पास जांच कराने के लिए आती रही। रमा से धीरे धीरे उसके पारिवारिक हालात की जानकारी उन्हें मिलती रही। रमा ने बताया कि उसके पति घर में अकेले कमाने वाले हैं। उन पर अपनी माँ और 2 कुंवारी बहनों की पहले से ही जिम्मेदारी थी। जब उसके भी 2 बेटियां हो गईं, तो उसकी सास और पति बहुत बौखला गए थे। अपनी सारी कुंठा और नाराजगी वो उस पर निकालते रहते थे। यही वजह थी कि जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था, रमा के मन में डर और शंकाओं के बादल गहराते जा रहे थे। रमा की शारीरिक हालत को देखते हुए उसका ऑपरेशन होना था। रमा की घबराहट बहुत बढ़ गई थी। ऑपरेशन टेबल पर भी रमा उनका हाथ पकड़कर बार बार विनती कर रही थी, दीदी, अगर ऑपरेशन के दौरान मेरी मौत हो जाए और इस बार भी अगर मुझे बेटी ही पैदा हो, तो आप कृपया मेरे घर वालों को मेरी बच्ची मत देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली 2 बेटियों की तरह इसको भी जन्म लेते ही अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़े। आपके पास तो ऐसे बहुत से निसंतान दंपत्ति आते होंगे जिनके अपने बच्चे न होने के कारण वे दूसरों के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। आप कृपया ऐसे ही ज़रूरतमंद दंपत्ति को मेरी बच्ची सौंप देना, जहां उसके आने का स्वागत किया जाएगा। कहते कहते रमा रो पड़ी थी। रमा की बातों को सुनकर उनकी भी आंखें भर आईं। उन्होंने उसे आश्वस्त किया, रमा, तुम किसी भी तरह का तनाव इस समय मत रखो। वैसे तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि अगर तुम्हारी बेटी होगी तो उसकी हर तरह से मैं सुरक्षा करूँगी, और जब तक उसे अपनाने के लिए कोई अच्छा परिवार नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारी बेटी को खुद मैं अपने पास रखूँगी। उनका आश्वासन मिलने के बाद रमा बहुत निश्चिंत सी हो गई थी। उसकी आंखों में आए एहसान मानने वाले भाव वो आज तक नहीं भूल पाई हैं। वो बोली, दीदी, मैं जीवन भर सुकून से नहीं जी पाई, पर आज आपकी बात सुनकर शांति से मर जरूर सकूंगी। उसके बाद एनेस्थीसिया के प्रभाव के कारण उसकी आंखें बंद हो गई। ऑपरेशन के दौरान अचानक उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाने की वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई थी। हर संभव कोशिश करने पर भी वो उसको तो नहीं बचा पाई। हाँ, उसकी बेटी ज़रूर सही सलामत पैदा हो गई थी। ऑपरेशन थिएटर से वो बहुत दुखी मन से जब बाहर निकली, तो रमा की सास ने रमा की सेहत के बारे में पूछने के बजाय पहला प्रश्न ये किया, क्यों डॉक्टर, इस बार तो मेरे पोता ही हुआ है ना? उन्होंने इनकार करते हुए जब उन्हें रमा की मौत और उसके बेटी पैदा होने की खबर दी, तो वो अपना सिर पीटते हुए बोली, हे भगवान, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। हाय, मेरे बेटे का क्या होगा? इस महंगाई के ज़माने में वो कैसे अपनी 2 बहनों और 3-3 बेटियों का बोझ उठा पाएगा? फिर रमा को कोसते हुए बोली, वो मनहूस खुद तो चली गई, पर जाते जाते ये नई मुसीबत हमारे गले मड़ गई। अच्छा होता भगवान उसके साथ साथ इसे भी उठा लेता। रमा का पति चुपचाप खड़ा अपनी माँ की सारी बातें सुनता रहा। उसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपनी माँ की इन कड़वी बातों को रोक पाता, बल्कि उसके चेहरे के भावों से तो यही लग रहा था कि वो अपनी माँ से सहमत ही था। उसको देखकर लग रहा था
कि उसको अपनी पत्नी की मौत का भी कोई खास दुख नहीं हुआ था। उन लोगों के रवैये को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि रमा ने ठीक ही कहा था कि उसकी सास और पति कितने निर्मम थे। वास्तव में उसकी बेटी को उन क्रूर हाथों में सौंपना ठीक नहीं था, पर इसके लिए उसके पति से इजाज़त लेनी ज़रूरी थी। उन्होंने जब रमा की आखिरी इच्छा के बारे में उन लोगों को बताया तो जैसे उनको तो मुंह मांगी मुराद ही मिल गई। उसका पति 2-4 मिनट अपनी माँ से सलाह मशविरा करने के बाद तुरंत बोला, डॉक्टर, अगर रमा की भी आखिरी इच्छा यही थी कि इस बच्ची को किसी अच्छे परिवार को गोद दे दिया जाए तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं उसकी आखिरी इच्छा का अनादर नहीं करूँगा, बस यही समझकर संतोष कर लूँगा कि रमा के साथ बच्ची भी जन्म लेते ही हमसे बिछुड़ गई। मैं तो पहले से अपनी 2 बहनों और 2 बेटियों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते परेशान हो गया हूँ। अब फिर एक और बेटी का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। इससे तो बेहतर होगा कि इसे किसी अच्छे परिवार के हाथों में सौंप दे, ताकि उसका भविष्य तो संवर सके। रमा के पति की बात सुनकर वो गंभीर हो गई थी। हालांकि जानबूझकर अपनी संतान को त्यागने का फैसला गलत जरूर था, पर उसके घर के हालातों को जानने के बाद वो उसके पति के प्रति कुछ नरम हो गई थी। रमा के पति से उस बच्ची के सारे रिश्ते खत्म करने की कानूनी औपचारिकता को पूरा करने के बाद उन्होंने उन लोगों को हॉस्पिटल से जाने की इजाज़त दे दी। रमा की बच्ची देखने में बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, पर पूरा पोषण नहीं मिलने के कारण बहुत कमज़ोर थी। इसीलिए कुछ समय उसे नर्सरी में रखने का तय किया गया, ताकि उसकी ठीक से सार संभाल हो जाए। घर आने पर भी उनका मन किसी काम में नहीं लग पाया। बार बार रमा और उसकी नवजात बच्ची की छवि उनकी आंखों के सामने घूम जाती थी। जब तक उस बच्ची को किन्हीं सही और सुरक्षित हाथों में नहीं सौंप देती, वो खुद भी निश्चिंत नहीं हो सकती थी। उनके पति ने उन्हें सोच में डूबी देखकर 1-2 बार टोका भी, पर उन्होंने हॉस्पिटल की कोई प्रॉब्लम कहकर बात टाल दी थी। दूसरे दिन जब वो हॉस्पिटल गई तो खुद ही उनके कदम उस नन्ही बच्ची को देखने नर्सरी की ओर उठ गए। उनको बच्ची के पास देखकर नर्सरी की कई नर्सें बच्ची के पालने के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई थीं। सबका यही कहना था, मैडम, कितनी प्यारी और सुंदर बच्ची है, इसको तो कोई भी गोद ले लेगा। उसी समय बच्ची रोने लगी। उसको रोते देखकर अचानक उनका दिल उमड़ पड़ा। उन्होंने झट से उसको गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। उस नन्ही जान को भी शायद उनके हृदय से लगकर माँ के स्पर्श की नरमी का एहसास हुआ था। तभी वो उनकी गोद में जाते ही एकदम चुप हो गई थी। बस उसी पल उन्होंने मन में एक फैसला ले लिया कि वो उस बच्ची को किसी गैर को न सौंपकर खुद अपनाएंगी। अब से वो 2 बेटों के साथ साथ एक बेटी की भी माँ बन गई हैं। ये एहसास उन्हें अंदर तक सुकून पहुंचा गया। अपने पहले बेटे के पैदा होने के बाद उन्होंने ईश्वर से बहुत मन्नत मांगी थी कि अगली बार उन्हें एक बेटी जरूर मिले। उस समय तो उनकी ये कामना पूरी नहीं हुई, पर आज अचानक ही ईश्वर ने उनकी कामना को जरूर पूरा कर दिया था और इस तरह रागिनी उनके जीवन में आ गई। रागिनी को अपनाने के उनके फैसले से शुरू शुरू में तो उनके पति भी सहमत नहीं थे। उन्होंने सविता जी को समझाना भी चाहा। सविता, अब सौरभ और गौरव भी बड़े हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस फैसले को वो आसानी से स्वीकार कर पाएंगे। इतने सालों के बाद हमारे प्यार और दुलार को वो किसी तीसरे बच्चे के साथ आसानी से शेयर नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे भी ये ठीक नहीं लगता कि तुम इतनी बिजी होने के बावजूद इस उम्र में फिर से एक नवजात बच्चे की देखभाल ठीक से कर पाओगी। वैसे ही हॉस्पिटल और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से तो तुम्हें समय नहीं मिलता। ऐसे में इस बच्ची को अपनाने का तुम्हारा फैसला मुझे तो समझदारी भरा नहीं लगता। उन्होंने अपने पति से जब रागिनी के हालात और अपनी इच्छा के बारे में देर तक बातचीत की तो आखिरकार उन्हें भी झुकना ही पड़ा। अपने पति को तो उन्होंने किसी तरह मना लिया था, पर उनके बेटे गौरव और सौरभ इस बारे में क्या कहेंगे, इस दुविधा में वो कई दिनों तक रहीं। दोनों बच्चे उस समय अपने मामा जी के यहाँ छुट्टियां मनाने गए हुए थे। वो अपने बेटों के आने का इंतजार करने लगी। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद गौरव और सौरभ घर आए तो रागिनी को देखकर
शुरू शुरू में तो वो बहुत खुश हुए। वो उसके साथ खेलते, कभी उसको दूध पिलाने की कोशिश करते, तो कभी उसकी नैपी बदलने में भी उन्हें बहुत मज़ा आता। लेकिन समय के साथ वो रागिनी से चिढ़ने लगे। पर इस बच्ची के आने से सविता जी के जीवन को एक नया मकसद मिल गया था। हालांकि उसकी परवरिश में शुरू शुरू में उन्हें बहुत मुश्किलें आईं। सुबह हॉस्पिटल जाने के बाद बच्ची की देखरेख के लिए एक भरोसेमंद और कुशल आया का इंतजाम करने से लेकर उसके खाने पीने, पहनने की चीज़ों को जुटाने में शुरू शुरू में तो उन्हें कुछ मेहनत करनी पड़ी। गौरव और सौरभ को बड़ा करने के बाद छोटे बच्चों की परवरिश की आदत छूट ही गई थी। फिर से सुसु पोटी से लेकर रातों को जागने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया था। इसलिए कभी कभी उनके पति और उनके बेटे इस बात से उन पर झुंझलाते भी थे। पर थोड़े दिनों में अपनी नई जिम्मेदारियों की सविता जी को आदत पड़ गई। इसी बीच रागिनी भी बड़ी हो रही थी। वो अपने दोनों भाइयों से उसी अपनेपन की उम्मीद करती थी जो वो उनको देती थी, लेकिन वो तो उसे कभी मिला ही नहीं। रागिनी को उन्होंने अच्छे स्कूल में डाल दिया। बचपन से ही रागिनी पढ़ने में बहुत तेज थी। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके दोनों बेटों में से कोई एक तो उनकी तरह डॉक्टर बने। पर सौरभ ने एमबीए में दाखिला लिया और गौरव ने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। रागिनी के आने से उनके दोनों बेटों की परवरिश में कहीं कोई कमी न रह जाए, उनकी हमेशा यही कोशिश रहती और वो तीनों बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश देने की कोशिश करती और सोचती कि समय के साथ उनके बेटे भी रिश्तों का मूल्य ज़रूर समझ जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। एमबीए करने के बाद गौरव को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय मुंबई में रहने के बाद वो लंदन चला गया। एक बार विदेश जाने के बाद वो वहीं का होकर रह गया। वहीं उसने अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी भी कर ली। शादी करने के बाद उन लोगों को अपनी शादी की फोटो भेजकर अपने फैसले की सूचना भर दी थी। सौरभ ने भी इंजीनियरिंग करने के बाद दिल्ली में ही कुछ समय किसी बड़ी कंपनी में ट्रेनिंग ली और फिर अपनी फैक्ट्री लगा ली। उसने भी दिल्ली में ही अपनी पसंद की लड़की से शादी करके वहीं बसने का फैसला कर लिया था। रागिनी ने मेडिकल में दाखिला लेकर उनकी इच्छा को पूरी करने का फैसला लिया। उन्हीं दिनों अचानक राजेश जी को हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। दोनों बेटों को लंदन और दिल्ली सूचना भेज दी गई। गौरव ने तो किसी ज़रूरी काम में बिजी होने के कारण आने से मना कर दिया। हाँ, सौरभ ऑपरेशन के समय ज़रूर आ गया था। वो भी 2-3 दिन रहने के बाद ज़रूरी काम आ जाने से वापस दिल्ली चला गया। उन दिनों रागिनी ने जी जान एक कर दिया था। डॉक्टरों को बुलाने, दवाइयों का इंतज़ाम करने के साथ उन्हें भी हिम्मत बंधाने की कोशिश में ही वो निरंतर लगी रहती। राजेश जी कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। काफ़ी इलाज भी चला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। रागिनी की सेवा ने उनके पति का मन भी जीत लिया था। उन्होंने अपने अंतिम समय में सविता जी का हाथ थामते हुए यही कहा, सविता, रागिनी ने मेरी जो सेवा की है वो मेरे बेटे भी नहीं कर पाए। गौरव के लिए तो अपने मरते हुए बाप से भी ज़्यादा ज़रूरी उसका काम था। सौरभ औपचारिकता निभाने आया भी तो काम का बहाना बनाकर 2-3 दिनों में ही वापस चला गया। कभी कभी मुझे ये सोच कर ही बहुत घबराहट होती है कि अगर रागिनी हमारे पास नहीं होती तो हमारी क्या हालत होती। अब जाते जाते मैं इस बात से तो निश्चिंत हूँ कि भले ही हमारे बेटों के पास हमारे लिए समय नहीं है, पर हमारी बेटी तो सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रही है। वास्तव में रागिनी को अपनाने का तुम्हारा फैसला बहुत सही था। राजेश जी की बातें सुनकर पास खड़ी रागिनी की आंखें भी भर आईं, पर उसे इस बात का बहुत संतोष था कि अपने अंतिम दिनों में पापा ने भी उसे अपना लिया था। राजेश जी के जाने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा खालीपन आ गया था। शारीरिक कमजोरी, मन के दुख और अवसाद ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। इसीलिए उन्होंने हॉस्पिटल के काम से भी छुट्टी ले ली। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने समाज सेवा करने का फैसला ले लिया था। रागिनी उनका बराबर ध्यान रखती थी। 2 साल बाद रागिनी के डॉक्टर बनते ही उन्होंने अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड के बेटे रोहित से उसकी शादी कर दी। रोहित से शादी करके
वो भी दिल्ली चली गई। रागिनी की शादी पर उन्होंने दोनों बेटों को बुलावा भेजा, पर दोनों ने मन से उसे कभी अपनी बहन माना ही नहीं था। इसीलिए उनका शादी में शामिल ना होना उन्हें कोई हैरानी की बात नहीं लगी। रागिनी दिल्ली जाने के बाद जब भी मौका मिलता, महीने में एक बार उनको संभालने एक चक्कर जरूर लगा लेती। बस जीवन इसी गति से चल रहा था। आज अचानक मिले सौरभ और रागिनी के पत्रों ने उनके शांत जीवन में फिर से एक हलचल मचा दी थी। दोनों ही पत्र दिल्ली से आए थे, पर दोनों को लिखने के पीछे के मकसद अलग थे। वो सोच रही थी कि रिश्तों के भी कितने रूप हैं। गौरव और सौरभ को तो उन्होंने जन्म दिया था, उनसे तो उनका खून का रिश्ता था। फिर भी दोनों बच्चों ने इस रिश्ते को कभी खास महत्व नहीं दिया, जबकि रागिनी से तो उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी वो उनके दिल के कितने नज़दीक थी। रागिनी के व्यवहार में, बातों में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान था। ये बात उनके दिल तक छू गई थी। वो सोच रही थी कि लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है, पर उन्हें तो लगता है कि मन के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। सविता जी ने बेटे द्वारा भेजे मकान के पेपर्स पर एक सरसरी नज़र डाली और उनको फाड़कर पास रखे कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर अपने वकील को फ़ोन किया कि मुझे ये मकान अपनी बेटी के नाम करना है। फ़ोन करके सविता जी एक इत्मीनान की सांस ले रही थीं।